पिछले भाग में आपने देखा कि मेघना ने खुद को एक राजकुमारी के रूप में एक रहस्यमयी महल में देखा और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर के मारे चीख पड़ी और अचानक उसकी नींद टूट गई। अब आगे। मेघना, क्या हुआ? इशिता ने घबरा कर पूछा। मेघना की सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत अजीब सपना देखा, मेघना कांपती आवाज में बोली। इशिता ने उसका हाथ पकड़ा। देख, मुझे लगता है तू इस गांव की इन अजीब कहानियों के बारे में ज्यादा सोच रही है। हम यहां सिर्फ मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेने आए हैं और काम होते ही यहां से निकल जाएंगे। मेघना ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या सच में उसका इस गांव से कोई रिश्ता था? तभी कमरे के बाहर से ठकुराइन की तेज आवाज आई। सुबह सुबह चीखना बंद करो और नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इशिता बड़बड़ाई, ये औरत कितनी खड़ूस है। काम खत्म होते ही मैं इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। दोनों नीचे पहुंची तो अनुज ने मुस्कुराते हुए मेघना के लिए कुर्सी खींच दी। आओ मेघना, बैठो। ये देखकर ठकुराइन ने अजीब सा मुंह बनाया। नाश्ता खत्म होते ही मुखिया बोले, अनुज बेटा, तुम हमारे साथ चलो, हमें तांत्रिक महाराज को लेने जाना है। जी पिताजी। फिर मुखिया ने मेघना और इशिता की तरफ देखा। तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना और हो सके तो ठकुराइन का हाथ बटा देना। जी अंकल, दोनों ने जवाब दिया। कुछ देर बाद अनुज और मुखिया गांव से निकल गए, लेकिन मेघना अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। मृत्युंजय अमृत, वो रहस्यमयी महल, अपने आप को राजकुमारी के रूप में देखना, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या सच में इस गांव का हर रहस्य उससे जुड़ा हुआ था? क्या मुझे उस राजमहल में जाना चाहिए? दूसरी तरफ करीब 6 घंटे के सफर के बाद मुखिया और अनुज तांत्रिक महाराज के आश्रम पहुंचे। वहां सिर्फ एक शिष्य बैठा था। प्रणाम। प्रणाम, तांत्रिक महाराज कहां हैं? शिष्य बोला। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो उनसे मिल जाते। महाराज कुछ समय पहले ही बीरमपुर गांव के लिए निकल चुके हैं। यह सुनकर मुखिया और अनुज दोनों हैरान रह गए। क्या? लेकिन हम तो उन्हें लेने आए थे। उन्हें कैसे पता चला कि गांव में संकट आ गया है? शिष्य मुस्कुराया। बाबा का इस धरती की हर शक्ति से गहरा संबंध है। उन्हें दूर बैठे ही सब पता चल जाता है। मुखिया भावुक होकर बोले, धन्य है तांत्रिक महाराज। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि बाबा को छोटे तांत्रिक की मौत का आभास पहले ही हो गया था। उधर शाम होते ही गांव में डर का माहौल फैल गया। सभी गांव वाले चौक पर इकट्ठा थे। हर किसी की नजर गांव के मुख्य द्वार पर टिकी थी। हे भगवान, मुखिया जी अभी तक नहीं आए। कहीं आज फिर निशिलो ना आ जाए। तभी गांव की पुरानी घड़ी ने 7 बजने का संकेत दिया। टन टन टन। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया। सभी गांव वाले डर गए। तभी मुख्य द्वार से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। धीरे धीरे धुंध साफ हुई और सामने एक लंबी जटाओं वाला आदमी दिखाई दिया। तांत्रिक महाराज! सभी खुशी से चिल्ला उठे, तांत्रिक महाराज की जय! तांत्रिक महाराज की जय! सभी ने उनके चरण छुए। मुखिया की पत्नी घबराकर बोली, महाराज, मुखिया जी और अनुज कहां हैं? बाबा गंभीर आवाज में बोले, हमारे शिष्य की मृत्यु का आभास हमें रात में ही हो गया था, इसलिए हम स्वयं यहां चले आए। उनसे हमारी भेंट नहीं हुई। ठकुराइन की आंखों में डर उतर आया। हे भगवान! तभी बाबा बोले, घबराइए मत, वो दोनों जल्द वापस आ जाएंगे। ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब तक वो नहीं आते आप हवेली में आराम कर लीजिए। लेकिन बाबा ने तुरंत मना कर दिया। हम तांत्रिक होकर हवेली में नहीं ठहर सकते। हमारा ठहरने का प्रबंध पुराने किले में किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ गांव वाले तुरंत पुराने किले की सफाई करने चले गए। तांत्रिक महाराज चौक के बीच आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। शायद वो सोच रहे थे, आखिर निशिलो को रोका कैसे जाए। और दूसरी तरफ मेघना लगातार उन्हें देख रही थी। उसके मन में सवाल और भी बढ़ते जा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद अनुज और मुखिया भी गांव लौट आए।
प्रणाम तांत्रिक महाराज। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उसी समय गांव वाले भी लौट आए। महाराज, किले की सफाई हो चुकी है। सभी लोग अब पुराने किले की तरफ बढ़ने लगे। किले के अंदर हर तरफ दीपक और मशालें जल रही थीं। पूरा माहौल रहस्यमयी लग रहा था। तांत्रिक महाराज एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। मेघना लगातार उन्हें देख रही थी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उसी से जुड़ा है। तभी बाबा ने बोलना शुरू किया। ये बात सन 1626 की है। उस समय इस राज्य पर महाराज विश्वजीत का शासन था। इसके बाद बाबा ने महाराज विश्वजीत, राजकुमारी मेघालय और रहस्यमयी स्त्री दमयंती की पूरी कहानी सुनाई। कैसे दमयंती असल में एक डायन थी, कैसे उसने महाराज को अपने वश में कर लिया, कैसे मृत्युंजय अमृत बना और कैसे 4 निर्दोष लोगों की मौत के बाद निशिलों की आत्माएं जन्मी। पूरा किला खामोश था, सिर्फ मशालों की आग जलने की आवाज आ रही थी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, निशिलो बुरे नहीं थे, वो सिर्फ अपना अधूरा कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी गांव वाले सन्न रह गए। मेघना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसे अपने सपनों का मतलब समझ आने लगा था। लेकिन तभी इशिता ने डरते हुए पूछा, बाबा, फिर आगे क्या हुआ? राजकुमारी का क्या हुआ? महाराज और दमयंती के साथ क्या हुआ? और निशिलो 400 साल बाद फिर से क्यों लौट आए? तांत्रिक महाराज ने धीरे से आंखें बंद की और बोले, इन सभी सवालों का जवाब बीरमपुर पुराण में छिपा है, जो आज भी राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में मौजूद है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन बाबा, हमें वो पुराण मिलेगा कैसे? बाबा की आंखें अचानक चमक उठीं। उसका पता लगाने के लिए मुझे आज रात इसी किले में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ध्यान रहे, अनुष्ठान के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि संभव है इस बार निशिलो इस अनुष्ठान को रोकने जरूर आए। पूरा किला डर से कांप उठा और मेघना के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या उसका रिश्ता सच में उस राजकुमारी से है? क्या दमयंती अभी भी जिंदा है? और आखिर निशिलो मेघना के आने के बाद ही क्यों जागे? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा निशिलो के अगले भाग में। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें।